बहुत ट्रैफिक है, पूरा रोड जाम है, क्या पता क्यों। शुरू करूं? शुरू करें ना? देखिए, अभी हम लोग शुरू करेंगे भारत का बजट, ठीक है ना। भारत का बजट देखेंगे, उसके बाद हम लोग बिहार का बजट देखेंगे, दोनों साथ में। मैंने वही बजट को यहाँ पे बनाया है एक पीडीएफ के तौर पे, जो एग्जाम में पूछने का ज़्यादा चांस है, पिछले बार एग्जाम में पूछता है जिस तरह का सवाल, उसी हिसाब से यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, सबको पता है कि जो बजट शब्द का जो वर्णन किया गया किस अनुच्छेद में किया गया है? 112 में किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो बजट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पे बजट शब्द का इस्तेमाल ना करके किसका किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। बोला है कि बजट होता क्या है, तो हम समझेंगे वर्तमान वर्ष के जो आय तथा व्यय है, यानी अभी दो जो बजट आया है 2024-25 का, तो वर्तमान वर्ष के है। और आगामी आने वाले वर्षों के जो आय तथा व्यय है, इसी ये जो अनुमानित है, देखिए वर्तमान वर्ष के आय तथा व्यय और आने वाले में कितना अनुमान किया जाएगा, उसी को हम लोग साथ में क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। यहाँ दो बात हम लोग को समझना है कि बजट शब्द का इस्तेमाल भारत के संविधान में नहीं किया गया है, उसके जगह पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्णन किया गया है, जिसके लिए अनुच्छेद 112 में उसका वर्णन किया गया है। कोई डाउट यहाँ तक समझने में? उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे, अगर यहाँ पे कुछ फैक्ट है, उस हम फैक्ट को यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में सबसे पहले बजट का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स विल्सन के द्वारा। कब? 1860 ईस्वी में। ठीक है, पहली। दूसरी बात, 1947 यानी 1947 में बजट, उस टाइम जो बजट पेश किया गया था, उस टाइम भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो षणमुख सेठी। ठीक है ना, क्या नाम है उनका? षणमुख सेठी। यानी 1947 में जो बजट को पेश किया गया, उस टाइम पूछेगा कि उस टाइम भारत का वित्त मंत्री कौन था, तो उस टाइम भारत का जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था षणमुख सेठी। हाँ, आजादी के बाद। उसके बाद देखिए, अगर रिपब्लिक भारत पूछेगा 1950 में, तो उस टाइम गणतंत्र भारत का पहला जो बजट पेश किया गया, किसके द्वारा किया गया था? जॉन मेथाई के द्वारा। तो अभी तक तीन बात, सबसे पहले जेम्स विल्सन 1860 में, 1947 में षणमुख सेठी, और 1950 में जॉन मिथाई। सबसे ज्यादा बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो मोरारजी देसाई जी के द्वारा। कितने बार? 10 बार। और भारत की सबसे पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है ना, ये सब फैक्ट आपको यहाँ लिखते चलेंगे, इसको लिखते भी चलेंगे, लिखते चलेंगे ताकि कुछ। क्या इधर मछली बिक रहा है जी बीच बीच में? लेकिन अब ठंडा लग रहा है थोड़ा थोड़ा सुबह में ना। हाँ, चक्रवात का भी असर है, और साथ में थोड़ा सोच रहा है कि फैन चलाइए तेज और एक पतला चादर उड़िए, उसमें जो मजा है ना, कहीं नहीं है। अब चुपचाप सो जाइए, खाना वाना खाकर फिर उठिए, फिर खाइए, फिर सो जाइए। इतना सोइए कि घर वाले लात मार के भगा ना दे, तब तक सोइए।
हैं? अरे तो यहाँ पे ना घर पे जाकर वहीं बोल रहा हूँ, घर पे नहीं करना है सब। घर पे तो सुबह 5 बजे जग जाना है, ताकि वो सब गलतफहमी में रहे कि मेरा बेटा बेटी पढ़ती है सुबह में उठकर 5 बजे। यहाँ पे तो बेटा बेटी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं इधर। अच्छा, जब सुबह में क्लास रहती थी मेरी, तो मेरी नींद खुल जाती थी सुबह में। आजकल क्लास 11 बजे से हो गई है, तब नींद अब खुल रहा है मेरा 10 बजे 9 बजे। हाँ, सुबह में तो पता तो नहीं चलता है, लेकिन सोना नहीं चाहिए ज़्यादा। हो गया ये। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अंतरिम बजट और पूर्णकालिक बजट मिलाकर, दोनों बजट मिलाकर जो सबसे ज़्यादा बार। अच्छा, अंतरिम बजट भी कौन महिला मंत्री, कौन वित्त मंत्री? तो सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन पूरा नाम है। और सबसे लंबी अवधि का बजट जो भाषण दिया जाता है, वो भी किसके द्वारा किया गया है? निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। कब? 2 घंटे 40 मिनट का वो बजट था। कब? 2020 में। तो सवाल पूछेगा कि अभी तक का जो बजट का भाषण दिया गया, सबसे लंबा बजट का भाषण किसके द्वारा दिया गया था? तो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। कब? 2020 में। कितने समय का? तो 2 घंटा और 40 मिनट का। अंतरिम बजट और पूर्णकालिक बजट। अंतरिम बजट समझ रहे हैं ना? अंतरिम बजट का मतलब क्या होता है? अंतरिम बजट का मतलब कि जिस साल लोकसभा इलेक्शन रहता है, उस टाइम जो आता है बजट फरवरी में, उसी को अंतरिम बजट बोलते हैं। वो बहुत कम दिन के लिए होता है। उसके बाद जब सरकार बन जाती है, उसका पूर्णकालिक बजट लाया जाता है। तो दोनों बजट पेश करने वाली पहला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी। हाँ, महिला महिला, वही तो बोला हूँ, पहली महिला मंत्री। ठीक है ना? जो अंतरिम बजट भी पेश किए और पूर्णकालिक बजट भी पेश किए हैं। सबसे लंबी अवधि का बजट भाषण जो है निर्मला सीतारमन, 2 घंटा 40 मिनट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो केंद्रीय बजट पेश किया गया, वो किया गया 23 जुलाई 2024। याद रखेंगे डेट। पूछेगा कब किया गया, तो 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमन जी। और यह उनकी 7वीं बार बजट इन्होंने पेश किया है। ये 7वीं बार में पूर्णकालिक बजट भी है और अंतरिम बजट भी है, दोनों बजट मिलाकर। किसी को डाउट है कोई? तो हम समझेंगे कि अगर पूछेगा कि बजट इस बार का जो पेश किया गया है वो कब किया गया, तो 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। यह उनकी 7वीं टाइम से 7 टाइम से जब इन्होंने बजट को पेश किया है। यहां तक किसी को डाउट है? डाउट होगा यहां से। इस बार के बजट में 4 प्रमुख जाति बोलिए या 4 प्रमुख वर्गों में डिवाइड किया गया है, या वर्ग में डिवाइड किया है वो समझिए, या 4 प्रमुख जातियों पर ज्यादा फोकस किया है। यहाँ पे जाति का मतलब कास्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो 4 कैटेगरीज पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। कौन कौन? एक है अन्नदाता, जिसको हम लोग किसान बोल सकते हैं। किसान, अन्नदाता, किसान पे ज्यादा ध्यान। युवा यानी यूथ, ठीक है ना? महिलाएं, ठीक है ना? और गरीब, पुअर। इन चारों लोगों पे ज्यादा फोकस किया गया है। ये 4 वर्गों पे बात की गई है, लेकिन फिर से यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे देखिए, उसी में इसी गरीब के लिए बात किया गया कि जो पीएम गरीब कल्याण योजना, जो अन्न योजना है, वो बुलाई फिर से उसको 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। और इससे सरकार बोल रही है कि लगभग 80 करोड़ लोगों को इससे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे तो जो 4 वर्ग है या 4 जाति है जो बजट में मुख्य रूप, उसमें अन्नदाता पर ध्यान दिया गया है, गरीब को, यानी ये लोगों को सेंटर में रखा गया है। सिंपल, इन लोगों पर ही सारा बजट घुमा हुआ है। तो किसान हो गया, गरीब हो गया, लेकिन किसान ने याद रखना उस शब्द दिया गया अन्नदाता। ठीक है ना? तो अन्नदाता, गरीब, महिलाएं और युवा, इस सब पे यहाँ पे जोर दिया गया है। आगे चलें। बहुत ठंडा चाहिए, बहुत गर्मी है। अरे, एक तो मेरा आदत इतना खराब हो गया आजकल, मैं देख रहा हूँ ऑटो में बैठे हुए मुझे नींद लग जाती है।
क्या पता, इतना मजा आता है मुझे ऑटो में सोने में, क्या पता कैसे, या बस में भी। मैंने फर्स्ट राउंड नींद लगती है, उसके बाद जब 10 मिनट बाद नींद जब खुल जाएगी तब नहीं लगेगी, लेकिन चढ़ते चढ़ते जो नींद लगती है ना, साला एक तो अलग। मैं सोच रहा हूँ कि मानी कहीं जाना हो, कहीं सो गया उसी में चल दे, कल जैसे हो गया था, सो के चला गया था वहां पर, मानी नींद नहीं खुली तो सगुना मोड़ पहुंचा देता हूँ मुझे, फिर वहां से लग जाता है 1 घंटा आने में। है ऑटो, हाँ नहीं नहीं, बोल के मैं भी चढ़ा था, बोला उतार देंगे, भूल गया होगा। अब जिसको उतरना वो ना एक्टिव रहेगा, वो उसको कहाँ से याद रहेगा। हो सकता है चाहे जानबूझ के लेकर चला गया, पैसा लेंगे। हाँ तो मैं भी 15 रुपये ही दिया, मैं नहीं दूंगा, तुम्हारी गलती है ना, तुम क्यों लेकर आए। ठीक है, देखिए उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार बोली है कि इस बार उससे लगभग 80 करोड़ लोगों को क्या होगा, इससे फायदा होगा। इसके बारे में बात करेंगे। अब बजट के प्रमुख 4 विषय हैं, समझेंगे। वो था वर्ग, जिसमें अन्नदाता है, गरीब है, युवा है और महिलाएं हैं। लेकिन ये बात कर रहा है कि बजट को 4 प्रमुख विषयों में डिवाइड किया गया है, 4 प्रमुख विषय में। इसमें पहला है मध्यम वर्ग, मिडिल फैमिली के बारे में बात, मिडिल फैमिली के बारे में बात कर रहा है। एमएसएमई, ठीक है ना, माइक्रो स्मॉल एंड जो है। उसके बाद कौशल प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण का मतलब कि स्किल्ड ट्रेनिंग के बारे में, कि लोगों को स्किल्ड करना है, स्किल्ड फुल करना है। और रोजगार, अच्छा रोजगार के बारे में बात की है सरकार, देख रहे हैं रोजगार के बारे में बात कर रही है। एनटीपीसी, हाँ ये भी है। तो यहाँ पे जो बजट के जो 4 प्रमुख विषय हैं, इसमें है मध्यम वर्ग, एमएसएमई, कौशल प्रशिक्षण। कौशल प्रशिक्षण इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को जॉब रोजगार आसानी से मिल सके। जो लोग स्किल्ड डेवलप हो जाएगा, उनका स्किल डेवलप हो जाएगा तो कहीं पर वो लोग जॉब आसानी से मिल सकता है, कर सकते हैं। और बोल रहा है कि जिसमें शिक्षा पे, रोजगार, ठीक है, कौशल प्रशिक्षण, इन तीनों को मिलाकर, यानी रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और किस पे, शिक्षा, शिक्षा, ये तीन जब मिलाकर सरकार 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें रोजगार भी है, यानी रोजगार शिक्षा दोनों पे, साथ में, यानी सिंपल है कि पूरे रोजगार पे सरकार मोटा मोटी 1.48 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये सारा लिखते चलेंगे साथ साथ, क्योंकि सवाल पूछेगा यहाँ से कि अगर बोल दिया कि सरकार का 4 प्रमुख जाति कौन है, 4 प्रमुख विषय कौन है, तो आपको सारा याद होना चाहिए कि उसमें कि इसमें नहीं मिल जाना चाहिए। हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे बजट के प्रमुख विषय अब है। उसके बाद बजट को 9 प्राथमिकताएं, 9 प्रायोरिटीज दी गई है बजट में। 9 प्रायोरिटीज दी गई है, जिसमें पहला है कृषि में उत्पादकता। पहला है कृषि में उत्पादकता, यानी कृषि में जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे बढ़ेगा, इसके लिए सरकार क्या क्या करेगी। उसके बाद रोजगार एवं स्किल ट्रेनिंग, यानी सरकार रोजगार के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए क्या क्या चीजें कर रही है। तीसरा है समावेशी, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, यानी बोला है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें गरीबी के बारे में, भूखमरी के बारे में, रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में, इन सारे चीजों के बारे में बात कर रही है सरकार। और सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय के बारे में सरकार बात कर रही है। विनिर्माण और सेवाएं, यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के बारे में सरकार यहाँ पे बात कर रही है। उसके बाद शहरी विकास, यानी शहरों का विकास किस लिए किया जाए, कैसे किया जाएगा, इन सारे चीजों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो इस बार के बजट में 9 प्राथमिकताएं दी गई है, या 9 प्रायोरिटी जिसको बोलते हैं, जिसमें पहला है कृषि में उत्पादकता, दूसरा है रोजगार एवं स्किल ट्रेनिंग, तीसरा है समावेशी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, चौथा है विनिर्माण एवं सेवाएं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, और पांचवा है शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट। हो गया ये, लिखिए।
हो गया। उसके बाद 4 कौन कौन सा है? ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रही है। अवसंरचना, अवसंरचना को पता है क्या बोलते हैं? अवसंरचना को इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में बात कर रही है सरकार। इनोवेशन, यानी इनोवेशन का मतलब होता है कि भाई किसी चीज का खोज किया जा रहा है। दूसरा बात R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास। R&D को हम लोग बोलते हैं क्या? अनुसंधान एवं विकास। ठीक है। उसके बाद सरकार बोल रही है कि भाई अगली पीढ़ी के लिए हम लोग कैसे करें ताकि सुधार हो सके। अगली पीढ़ी में सुधार का मतलब ये हुआ कि सरकार कुछ ऐसे काम करेगी, जो ऐसे रिसोर्सेज का प्रयोग करेगी, सरकार इस तरह रिसोर्स का प्रयोग करेगी जिसे ऑप्टिमम यूज किया जा सके। यानी जितनी ज़रूरत है हम लोग उतना ही रिसोर्स का उपयोग करेंगे ताकि आने वाले पीढ़ी में भी वो लोग अच्छे से उपयोग कर सके। इन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे सरकार बात कर रही है। अब यहाँ पे देखेंगे जो 9 प्राथमिकताएं हैं, इसी 9 प्राथमिकताओं को हम लोग पढ़ लेंगे, हम लोग का बजट लगभग कंप्लीट हो जाएगी इतना से। ठीक है ना? तो 9 प्राथमिकताएं क्या क्या है, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला है ऊर्जा सुरक्षा, 6ठा 7वां है संरचना, 9 इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। और 8वां है इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनोवेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ वही बोलते हैं, अगली पीढ़ी में सुधार। ठीक है ना? अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, पहला है कृषि में उत्पादकता। अब यहाँ पे जो कृषि में उत्पादकता के बारे में सरकार बात की है, यहाँ पे देखेंगे, बोले सरकार कि 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र की संरचना की जाएगी। तो 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र। ठीक है। दूसरा बात, सरकार फोकस कर रही है नेचुरल फार्मिंग पे। ठीक है ना? सरकार किस पे कर रही है? नेचुरल फार्मिंग पे सरकार फोकस कर रही है। उसके बाद सरकार बोल रही है कि 32 कृषि और बागवानी फसलें, यानी 32 प्रकार के वो कृषि फसल हो सकता है या बागवानी फसल हो सकता है। और इसी के अंतर्गत 109 ऐसे फसल जो उच्च जलवायु का सिंपल मतलब है कि ये वैसे फसलों को तैयार करना है यहाँ पे जिसको जलवायु पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट न पड़ पाए। जिस तरह जलवायु है उस तरह फसलों को हम लोग को तैयार करना है। ठीक है ना? अगर जलवायु कुछ गड़बड़ भी हो रही है तो वहां पे यह काम क्लाइमेट के अनुसार इस चीजों को तैयार करना है फसलों को। किसी को डाउट है? उसके बाद बोला है कि सरकार जो एग्रीकल्चर है तथा एलाइड जो सेक्टर है उसमें सरकार लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपए को इन्वेस्ट कर रही है, यानी इतना पैसा इसके लिए सरकार रिजर्व रखी है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? तो जो यहाँ पे सरकार कृषि में उत्पादकता के बारे में बात कर रही है उसमें पहला है कि 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र। दूसरा है कि नेचुरल फार्मिंग सरकार फोकस कर रही है। 32 कृषि और बागवानी फसलें, उस 32 कृषि और बागवानी फसलों में 109 ऐसे फसल को तैयार करना है जो उच्च जलवायु वाले हो। और उसके बाद यहाँ पे सरकार एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर में लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपए को इन्वेस्ट कर रही है। हो गया? हो गया सबका? अब हम लोग बात करेंगे रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण। इसमें थोड़ा चीजों को समझना होगा अच्छे से। इसके लिए सरकार 5 योजनाओं को लाई है। इसके अंतर्गत सरकार 5 योजनाओं को पर काम कर रही है, जिसमें पहला है कि जिस भी व्यक्ति को प्रथम बार रोजगार मिल रहा है, जिस भी व्यक्ति को प्रथम बार रोजगार मिल रहा है, वो किसी भी सेक्टर, रोजगार के बारे में बात करूं मैं, सरकारी नौकरी के बारे में नहीं,
अगर किसी व्यक्ति को प्रथम बार रोजगार मिल रहा है तो उसमें सरकार 15,000 रुपये 15,000 रुपये देगी, कितने, 3 किस्तों में। उस व्यक्ति को 15,000 रुपये देगी सरकार 3 किस्तों में। दूसरा बात बोलेंगे, विनिर्माण क्षेत्र, अगर किसी व्यक्ति को विनिर्माण क्षेत्र में जॉब मिल रही है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर जॉब मिल रही है, तो अगर पहली बार वहां पे लोगों को रोजगार प्राप्त हो रही है तो सरकार वहां पर ईपीएफओ, ईपीएफओ समझ रहे हैं क्या है, एक प्रकार से प्रोविडेंट फंड है सरकार की, तो ईपीएफओ में 4 साल सरकार सहयोग करेगी। अच्छा, तो फिर इनका अगर सरकार अगर विनिर्माण में जिसको जॉब लग रहा है तो 4 साल सरकार काम वहां पे सहयोग कर रही है लोगों को। अब देखेंगे तो फिर विनिर्माण क्षेत्र में जॉब कैसे क्रिएट होगा, तो तब सरकार को यहाँ पर भी सबको भी कुछ ना कुछ मोटिवेट करने के लिए करना होगा। तो वो बात यहाँ पे सरकार बोल रही है कि जो नियोक्ता हैं, यानी जो एम्प्लॉयर है, जो जॉब को दे रहे हैं हम लोग को, तो जॉब हम लोग को दे रहे हैं, उनके लिए भी सरकार 3,000 रुपये 2 वर्ष तक देगी पर व्यक्ति। यानी सिंपल ये बोल रहा है, ये सब सारे को बात एक ही है कि सरकार रोजगार पे ज्यादा फोकस कर रही है। तो सरकार रोजगार में फोकस कर रही है तो सरकारी नौकरी, तो सरकार के बारे में बात यहाँ पे हो नहीं रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है रोजगार के बारे में। तो जब रोजगार के बारे में यहाँ पे सरकार बात कर रही है तो बोल रहा है कि या तो आप प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर में आप अलग अलग सेक्टरों में काम करेंगे। तो मानिए अगर आपको पहली बार कहीं जॉब लगा तो 1 माह में आपको सरकार 15,000 रुपये देगी, लेकिन वो 3 किस्तों में देगी, कोई दिक्कत। दूसरा बात, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब लग रहा है तो सरकार आपको 4 साल तक उसको सहयोग करेगी, हर व्यक्ति को, ठीक है ना, ताकि आपका जॉब जल्दी से जाए नहीं। और तीसरा बात बोला है कि जो नियोक्ता हैं, यानी जो एम्प्लॉयर है, जो जॉब दे रहे हैं, उनको भी सरकार इंटरनल सपोर्ट कर रही है, ये बात कर रही है यहाँ पे सरकार। दूसरा देखेंगे यहाँ पे, चौथा और पांचवा। चौथा बोला है कि सरकार 20 लाख जो युवा है, 20 लाख युवा को स्किल डेवलपमेंट करेगी सरकार 5 सालों में अगले। ये इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए कि सरकार अगले 5 सालों में 20 लाख युवा को स्किल डेवलपमेंट करेगी, यानी कौशल विकास करेगी उसका। और सरकार बोलेगी भाई अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवा को इंटर्नशिप करवाएगी। इंटर्नशिप का मतलब है कि जब वो आदमी स्किल डेवलप्ड हो जाएगा उसी को फिर से जॉब का ट्रेनिंग दिलवाया जाएगा। इंटर्नशिप का मतलब होता है एक प्रकार से आपको ट्रेंड करना, काम को करने के लिए ट्रेंड करना। तो यहाँ पे सरकार बोल रही है कि 20 लाख युवा को स्किल डेवलपमेंट करना अगले 5 सालों में। और यहाँ पे सरकार बोल रही है कि लगभग 1 करोड़ युवा को इंटर्नशिप देना है अगले 5 सालों में। कोई दिक्कत समझने में। और उसकी बात कर रही है यहाँ पे कि सरकार इसके लिए 5,000 रुपये, जो इंटर्नशिप होगा तो कुछ ना कुछ लोगों को मिलेगा ना, तो 5,000 रुपये भत्ता के रूप में मिलेगा, अलाउंसेज जिसको हम लोग बोलते हैं। और 6,000 रुपये सहायता राशि, एक बार मिलेगा 6,000 रुपये। कोई दिक्कत है यहाँ पे। और नीचे बोल रहा है कि इसी के अंतर्गत 1,000, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन किए जाएंगे, यानी उसकी स्थापना की जाएगी। किसी को डाउट है तो इसमें हम लोगों ने जब पूरा बात पढ़ा, इसमें 4 बात हम लोग को याद रखना है कि 20 लाख युवा को स्किल डेवलप करेगी सरकार अगले 5 सालों में, और 1 करोड़ युवा को सरकार यहाँ पे इंटर्नशिप करवाएगी। उसके लिए सरकार 5,000 रुपये और 6,000 रुपये सहायता राशि के रूप में देगी। और 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं ITI ओपन किए जाएंगे, एस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो हम शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ITI। तो सरकार यहाँ पर 1,000 ITI को स्थापना करने के बारे में अब सरकार बात कर रही है। कोई दिक्कत तो लिखेंगे इसको। तो चेयर इधर ले लेता हूं मैं तब तक। मान लीजिए अगर पेट नहीं रहता हम लोग को, कितना काम करना पड़ता, अपना एंजॉय होता लाइफ। सर ये पेटे ना करवा रहा है इतना, तो पेट नहीं बनाना चाहिए तो लोग कोई काम ही नहीं करता था, लोग नल्ला हो जाता।
अभी तो हिस्ट्री चल रहा है आप लोग का। हिस्ट्री में क्या क्या हो गया है? कौन चल रहा है? मॉडर्न हो गया? अरे भाई तो मतलब एंशियंट हो गया फाइनल। मेडाइवल चल रहा है तो मुगल के बाद अब मॉडर्न में तो घुसेंगे हम लोग। आधा हो गया मॉडर्न, तो फिर मेडाइवल कैसे हो रहा है? अच्छा, ये समझ में आती है ना हिस्ट्री। आप लोग तो ऐसे बोलने लग रहा है कि नहीं आती है जी। हिस्ट्री आती है, समझ में आती है हिस्ट्री। ये हो गया है पूरा। आराम से लिखिए, अभी तेज नहीं लिखना है। सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का ये, मोदी जी का है सबका साथ सबका विकास। तभी तो ठीक होगा। सबका साथ सबका विकास विकास और सबका विश्वास। वाह, कहाँ से लाते हैं ये लोग? नहीं नहीं, 3,000 रुपये नहीं, एक बार ही मिलेगा। हाँ तो 2 वर्ष तक का मतलब है कि भाई ये 3,000 रुपये 2 वर्षों तक एक आदमी को मिलेगा। मतलब एक आदमी को मिल गया ना तो उसके वैलिडिटी 2 वर्षों तक रहा। अब हर महीने 3,000, समझ रहे हैं? बहुत पैसा हो जाएगा ज्यादा ना सरकार। हाँ उसको मिलेगा, मतलब ये हम लोग को नहीं मिल रहा है, जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है उसको मिलेगा। अरे भाई जब तक सरकार उसको इनकरेज नहीं करेगी तो लोग कैसे जॉब देगा? यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे बस ये वाला स्लाइड आपको याद होना चाहिए अच्छे से। हो गया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। यानी इसमें बात होगी कि भाई किसी व्यक्ति का विकास कैसे होगा, सोसाइटी में किस तरह जस्टिस मिलेगी लोगों को, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हुए देखेंगे। इसका अगर बोलेगा कि समावेशी जो तीसरा जो प्रायोरिटीज है, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के स्लोगन क्या है, तो स्लोगन याद रखना पहले, विकास भी और विरासत भी। विकास भी और विरासत भी। दूसरा, इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि पूर्वोदय योजना चला रही है। सरकार इसके लिए क्या चला रही है? पूर्वोदय योजना। इस पूर्वोदय योजना में 5 राज्य हैं। इस 5 राज्यों का नाम हम लोग को याद रखना होगा अच्छे से। सब पूरब का है, ठीक है ना। देखिए वाला जो है ना, ये पूरब वाला जो है, जिसमें बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश। देखिए बिहार तो रहेगा ही, बीजेपी की सरकार बनी है इस बार, सपोर्ट में है बिहार। आंध्र प्रदेश पहली बार सपोर्ट मिला है उधर से, और उड़ीसा में फिर बिहार बीजेपी की सरकार बनी है वहाँ पे, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में टारगेट कर रही है बीजेपी लगातार सरकार बनाने की, ठीक है ना। तो समझेंगे यहाँ पे, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो पूर्वोदय योजना अगर पूछेगा
कि पूर्वोदय योजना में इनमें से कौन सा राज्य है, इनमें से कौन सा राज्य नहीं है, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, दूसरा बात यहाँ बोल रहा है कि औद्योगिक गलियारा यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करेगी सरकार। जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो अमृतसर कलकत्ता औद्योगिक जो गलियारा है के संबंध में भी सरकार बात की है। और इसी में से इसका जिस तरह यहाँ इसका विकास हुआ, उसी तरह गया में भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। तो स्पेशली याद रखना है कि बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रही है, तो जो अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बात होगी तो हमेशा बिहार में गया जिला को ऑप्शन में खोजना है। जिस तरह जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसी आधार पे बिहार में भी एक गया कॉरिडोर, गया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। तीसरा बात, महिला तथा बालिका, ठीक है ना, महिला तथा बालिका जो है, इससे कितना फायदा होगा? 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किए गए हैं। किसके लिए? महिला के लिए तथा बालिका यानी वुमेन्स के लिए सरकार इस बार उनके विकास के लिए सरकार लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन की है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे पहले इतना। मर्दों को कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है, हम लोग लग रहा है उस लायक है ही नहीं। तो पूर्वोदय योजना में कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, हाँ, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, 5 पूर्वोदय योजना के। और बोल रहा है कि गया में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना करना, वो किसके आधार पर, मतलब किस बेसिस पे? तो जो अमृतसर जो कलकत्ता कॉरिडोर है, उसी आधार पे यहाँ पर भी करना है। और महिला तथा बालिका के विकास के लिए सरकार इस बार 3 लाख करोड़ रुपये का राशि आवंटित, यानी पैसे जो इस बार बांटी है सरकार ने, रेवड़ी जैसे पैसे बांट दिए सरकार। ठीक है ना, बहुत पैसे खर्च किए सरकार। हो गया इस सबका। उसके बाद बात करेंगे इसी में पीएम जनजातीय ग्राम उद्योग योजना एक सरकार चला रही है। क्या नाम है उसका? पीएम जनजातीय ग्राम उद्योग योजना। इसके तहत 63,000 गांव, 63,000 गांव का जो सामाजिक आर्थिक विकास करना है। और इससे क्या होगा? इससे कम से कम 5 करोड़ जनजाति यानी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 5 करोड़ जनजाति लोगों को इससे क्या होगा? फायदा होगा। दूसरा बात, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्टर्न जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, उसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापित किए जाएंगे। लगभग उसके 100 ब्रांच ओपन किए जाएंगे। तो पीएम जनजातीय ग्राम उद्योग जो योजना है, इसके अंतर्गत सरकार 63,000 गांव को
उसको एक विकास करेगी, सामाजिक आर्थिक रूप से उसको विकसित करेगी, जिससे 5 करोड़ जनजाति लोगों को इससे फायदा होगा। तीसरा बात, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो है राज्यों में, वहां पे कम से कम 100 ब्रांच ओपन किए जाएंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के। और उसी में आगे बोले कि लगभग 2.66 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं किस पे? ग्रामीण अवसंरचना यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित ग्रामीण विकास पर। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? तो इस बात को थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे, ये वाला स्लाइड भी, कि इसमें क्या क्या याद रखना है कि भाई जनजाति के लिए सरकार अलग से बात कर रही है। उसके बाद सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में 100 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना करने के बारे में बात कर रही है। और वहां पे बोले कि लगभग 2.66 लाख करोड़ रुपये जो है वो ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास पर सरकार खर्च करेगी। ठीक है, तो लिखेंगे इसको। हो गया? हो गया सबका? देखिए, जितना चीज फिर समझना, इसमें बजट में बहुत सारे चीज दिए गए हैं, लेकिन मैं बस उतना ही चीज़ों को लेकर यहाँ बता रहा हूँ जो चीज़ें एग्जाम में ज़्यादा चांस है पूछने का। तो इसमें ऐसा नहीं कि एक पॉइंट को छोड़ सकते हैं, नहीं, सारा याद करना होगा, सारी चीज़ों को एक बार देखना होगा, इसको 2-3 बार एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। फिर बोला कि आंध्र प्रदेश उसी के अंतर्गत भी चल रहा है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यानी वहाँ पे जो राजधानी बनाई जा रही है, उसके राजधानी के प्रावधान के लिए, बनाने के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपये सरकार इस बार पैसा दी है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि उधर से सपोर्ट मिला है बीजेपी को। इसलिए देश की खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, देश में जो खाद्य सुरक्षा है, जो फूड सिक्योरिटी है, उसको सुनिश्चित करने के लिए ये सरकार एक योजना चला रही है, पोलावरम सिंचाई योजना। पोलावरम सिंचाई योजना शायद यह केरला में है, एक बार देख लेंगे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, अच्छा, आंध्र प्रदेश में ही है, तो इसको देख लेंगे। तो यानी बोल रहा है, अच्छा, तो वहां पे तो वहीं देख लेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा एकदम। तो देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो पोलावरम सिंचाई योजना है, उसको सरकार इस पर सपोर्ट करी, थोड़ा इसके लिए पैसा सरकार दी है। यानी पूरा ओवरऑल आंध्र प्रदेश के गठन के लिए, वहां पर राजधानी बनाने के लिए सरकार 15,000 करोड़ रुपये, 15,000 करोड़, समझ रहे हैं, 1,500 करोड़ नहीं है, 15,000 करोड़। लो भाई, इंजॉय करो, एक आध हम लोग को मिल जाता है 100 करोड़ तो मैं धीरे से कहीं निकल लेता हूँ दूर।
तो हम लोग कमा पाएंगे जी 100 करोड़ रुपया लाइफ में अपने? आ ये सरकारी नौकरी से कमा सकते हैं उसके लिए, लेकिन बहुत रिस्क लेना होगा, मतलब जेल जाने के लिए तैयार होना होगा। देखिए, सरकारी सरकारी जॉब अगर अगर ईमानदारी से करें ना, तो अपने पूरे लाइफ में आप एक घर बनवा सकते हैं, मोटा मोटी एक छोटा घर, एक गाड़ी हो सकता है, और आपका बाल बच्चा किसी बढ़िया स्कूल में पढ़ सकता है ईमानदारी से। और ईमानदारी नहीं है तब तो कलर कलर के यहाँ भी हजार हजार करोड़ रुपया पैसे मिल रहे हैं, तो अलग की बात है। हम लोग तो भाई ईमानदार हैं ही, जब तक मौका नहीं मिला है तब तक। मौका मिलने के बाद ना हम लोग चोर बनेंगे, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन कौन इतना सोचे, करना भी चाहिए। आए, देखिए मैं दोनों बात बोलता हूँ, ताकि किसी किसी को दुख न लगे कि सर एक ही बात क्यों बोल रहे हैं। जैसे कि मेरे सीनियर थे, अभी वो सिलेक्टेड हैं बीपीएससी में, बीडीओ हैं, आलोक भैया, मैं उनको मैं बहुत मानता हूँ, मतलब समझे एक प्रकार से वो मेरे गुरु जैसे हैं, भले सीनियर हैं लेकिन गुरु जैसे मैं उनको मानता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ उनसे सीखा है अपने लाइफ में। ठीक, उनकी खासियत हो या कमी हो जो समझिए, लेकिन मुझे खासियत लगती है, लोगों में कमी हो सकता है उनको लगे। वो बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आप बोल रहे हैं कि दो दो चार होता है, और किसी तीसरा आदमी बोला कि नहीं सर दो दो पाँच होता है, तो दोनों आदमी की बात वो मानते हैं कि हाँ दोनों आदमी का सही है। अब ये लॉजिक क्या है? मैं बोला कि आलोक भैया ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, मतलब दो दो चार ही होता है, पाँच कैसे होगा? आप बोल दिए सब में कि हाँ पाँच। बोले कि वो भी अगर पाँच बोल रहा है तो कुछ सोच के ही बोल रहा होगा, तो हो सकता है वो भी सही है। यानी उनका था कि भाई किसी को नाखुश नहीं करना है। बोले छोटी लाइफ है, 50-60 साल जीना है, क्यों खू यहाँ पे नाखुश करके जाए यहाँ से लोगों को? अभी गलत भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग एक आदमी के यहाँ गए खाना खाने, बुलाया था बहुत प्रेम से, बोला कि आज मैं बहुत बेस्ट मछली बनाता हूँ, आप लोग आइए, तो हम लोग 4 लोग चल दिए खाने। मुखर्जी नगर में हम लोग रहते थे उस समय दिल्ली में। इतना गंदा मछली बनाया था वो, मतलब रिकॉर्ड, अगर अभी तक अगर रिव्यू देना पड़े सबसे बेकार मछली मैं वही रिव्यू दूंगा उसका। मैं हम लोग जैसे अभी एक अभी उठा कर खाए थे, मुझे अजीब लगा कि मतलब क्या बना दिया यार वो। संजोग से उससे पहले उसके घर से आया था, छठ ही खत्म हुआ था, तो घर से नहीं बनता है वो मिठाई वो सब, हाँ सारा चीज लेकर गया था यहाँ से। तो पहले हम लोग संजोग से वो दिया ना, एक एक देता है जो सूजी भरा रहता है अंदर, उसको क्या बोलते हैं, हाँ गुजिया जो बोलते हैं, तो उसमें वो अच्छा लगता है खाने में, थोड़ा टेस्टी लगता है। तो मैं तो मिला मीठा सामान मुझे पसंद भी, तो मैं दो के 3-4 खा लिया था। मतलब एक आध गो और दे दो, नहीं दे रहा था, मतलब लाओ भैया एक और दे दो, बुलाए हो तो हम लोग खा लिए थे पहले ही। अभी जैसे मैं और रवि भैया हम लोग दोनों ही साथी में थे, तो आलोक भैया उधर बैठे थे, अमित वो जो बुलाया था वो अमित नाम था, तो उधर बैठा था, हम लोग इधर बैठे थे गेट के जस्ट बगल में ही, तो हम लोग खा रहे थे। अभी तो हम लोग एक बाइट उठाए ही थे, बड़ी बेकार लगा मछली। अच्छा अभी अभी अब दूसरा बाइट अभी हम लोग उठाने वाले थे, तब आलोक भैया से पूछा अमित की, अमित सीनियर है मेरे से, इसलिए मैं उसको भैया नहीं बोलता हूँ, है थोड़ा वो टेढ़, तो उसको एकदम समझाया था, तब उसने भैया बोलना बंद कर दिया उसको। तो अमित बोला आलोक भैया से कि कैसा बना है आलोक भैया मछली? तो आलोक भैया इतना तारीफ किए कि अरे अमित जी, इस तरह का मछली मैंने पहली बार खा रहा हूँ मैं, इतना टेस्टी। और वो बोले ना, हम लोग क्या हुआ कि मुझे और रवि भैया को एक साथ ही हंसी आ गई, है ना? आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग भागे हैं गेट से बाहर निकल के, छत पे था तो भागे छत से, और हम लोग लगातार 40 मिनट हंसे इस बात पे। मतलब इतना हंसे हम लोग ना, कि हम लोग जो शॉर्ट था वो गंदा हो गया था, लोट लोट के हम लोग हंसे थे छत पे। हम लोग लाइफ में मैं सोचा था उसी दिन हंसा होगा। और इतने मासूम से आलू भैया बोले कि अम्मी जी, आपका जो खाना है टेस्टी जो है, मैं सुना था केवल, लेकिन आज मैंने पहली बार महसूस किया है। अब इस बात पे बताइए हंसी नहीं तो क्या है कि, खैर
हम लोग तो नहीं खा पाए, मैं तो अब बहाना बनाया, मैं क्या बहाना बनाऊं। तो मैं बहाना अरे यार, कोई ऐसा दिन था जिस दिन सब लोग नॉर्मली खा लेते हैं, मैं बोला कि नहीं ना, मेरे घर से माना हुआ है, मैं तो याद ही नहीं आया कि आज मैं खा लिया, ये तो बहुत पाप चढ़ गया, मैं जाकर नहाना होगा, पूजा करना होगा, ये ओ दिस डैट। आलोक भैया समझ गए कि आलोक भी अपना खाएं जो खाना, तो भी थोड़ा ही खाएं। आए रास्ता में, हम लोग रूम पे जा रहे थे, तो हम आलोक भैया से बोले कि ये सब, बोले कि पहले तो गलियाएं आलोक भैया भी उसको, यहाँ इधर आने के बाद बहुत बेकार बनाया था, तब साला 4 महीना से पीछे पड़ा हो कि आलोक जी आइए, आलोक जी आइए, आलोक भैया आइए, ऐसे बना। हम लोग तो तारीफ क्यों कर रहे थे, बोले तो क्या करूँ, तारीफ नहीं करूँ, अगले बार से बुलाने का मन हो तो नहीं बुलाएगा। मान लीजिए इस बार गलती से खराब बन गया, हो सकता अच्छा ही बनाता हो, इस बार गलती हो गया तो एक आपके चलते सब हमेशा ले छोड़वा लूँ, और फिर मौका दिया जाएगा इनको। हाँ, तो अगले बार आप ही आइएगा और हम अपना मौका फायदा उठाइएगा, मैं नहीं आ रहा हूँ इस बार आपके साथ ये सब काम करने। वही हाल है। देखिए, विनिर्माण एवं सेवाएं, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज है, इसमें बोला है कि जो मुद्रा लोन है, सरकार जो मुद्रा लोन चला रही है, इस मुद्रा लोन के द्वारा जो पहले शिशु को, जो 3 प्रकार में डिवाइड किया गया था ना, शिशु, किशोर और तरुण। तो शिशु को जो 0 से 50 हजार मिलता था, आज भी उतना ही मिल रहा है। किशोर को 5 से 10 लाख, 50 हजार से 5 लाख तक मिलता था, वो भी आज मिल रहा है, ठीक है ना। और तरुण को जो पहले 5 लाख से 10 लाख मिलता था, अब उस बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये याद रखना है, ये वाला मेन याद रखने की जरूरत है कि जो तरुण को 5 से 10 लाख मिल रहा था अमाउंट मुद्रा लोन के तहत, अब उसकी अमाउंट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 20 लाख कर दिया गया है। दूसरा बात, इसी की तरह बोल रहा है कि भाई इसी के अंतर्गत 12 इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करेगी, 12 इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करेगी सरकार। और इसके तहत सरकार जो क्रिटिकल मिनरल मिशन है एक चला रही है सरकार, के जितने भी मिनरल्स है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है, उसको कैसे सरकार फिर से रीस्टोर करे, उसको कैसे से प्रोटेक्शन दे, प्रोटेक्ट करे, इन सारे चीजों के लिए सरकार एक प्रकार से क्रिटिकल मिनरल्स मिशन चला रही है या लाएगी। कोई दिक्कत, यानी इसके तहत क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत सरकार जितने भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी जो मिनरल्स अब समाप्ति की कगार पे है, उसको सरकार किसी तरह उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में बात कर रही है। कोई दिक्कत समझने में? हाँ, तो शिशु, किशोर और तरुण, क्या दिक्कत है? ना 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 ना, वो शिशु, वो वाला बच्चा नहीं समझना है, यहाँ पर ये है कि 0 से 50 हजार का जो अमाउंट है ना, उसको नाम रख दिया गया है शिशु, बच्चे को नहीं मिल रहा है, हम ही लोग को मिलेगा, बस ये नाम में डिवाइड किया गया है। उससे ज्यादा अमाउंट होगा 50 हजार से 5 लाख, उसको बोला गया किशोर। तरुण का मतलब है कि भाई आपका बिजनेस, अगर स्टार्टिंग बिजनेस, छोटा बिजनेस करेंगे तो किशोर के तहत लेंगे, शिशु के तहत लेंगे आप लोन। उसे थोड़ा बड़ा बिजनेस करेंगे तो आप किशोर के तहत लेंगे, और उसे बड़ा बिजनेस करेंगे तो तरुण के तहत लेंगे, यही बात है, बस और कुछ नहीं है। इसको लिखिए जल्दी, और थोड़ा फास्ट लिखिए, क्योंकि बिहार का ही बजट पढ़ना है हम लोग को। हो गया? हाँ, केवल तरुण वाले को बढ़ाया गया है, और सेम जो एज इट इज है वो एज इट इज है, बस तरुण को बढ़ाया गया है। यानी एक प्रकार से सरकार
प्रमोट कर रही है, लोग थोड़ा बिजनेस करना शुरू करें, ठीक है ना, स्टार्टअप लें। उसके बाद बात करेंगे मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन, ठीक है ना। मल्टी मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन का मतलब क्या होता है, बोला कि इसके अंतर्गत सरकार 50 मल्टी फूड इरिडिएशन इकाइयां स्थापित करेगी, यानी जहां पे फूड को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। सब समझा रहे हैं ना, इरिडिएशन का मतलब होता है कि हाँ उसको अच्छे से रखना। तो वहां पे सरकार 50 मल्टी फूड इरिडिएशन इकाइयां स्थापित करेगी। दूसरा बात कि सरकार 100 फूड प्रशिक्षण प्रयोगशाला यानी फूड सिक्योरिटी, ठीक है ना, ठीक, प्रयोगशाला को क्या बोलते हैं, हाँ लेबोरेटरी लैब जो है उसको स्थापित करेगी 100। तो 50 करेगी फूड मल्टी फूड इरिडिएशन इकाइयां स्थापित करेगी, और जो 100 है वह फूड प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करेगी, ताकि फूड की जो गुणवत्ता है वह कायम रह सके, कायम रह सके, कायम रह सके। हो गया। अच्छा जो खाली लिख कर रखना नहीं है, इसलिए लिखवा रहा हूं मैं, इसको याद करना है, बजट में बहुत बार सवाल पूछे गए। आगे चलें। उसके बाद देखिए शहरी विकास के अंतर्गत बोल रही है कि वैसे 14 शहरों का विकास करना है, वैसे 14 शहरों का विकास करना है जिसकी जनसंख्या है उस शहर का 30 लाख से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रही है कि 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 शहरों का विकास करना है, और उसके अंतर्गत जो पीएम आवास शहरी योजना है 2.0 के अंतर्गत अगले 5 वर्ष में 2.2 लाख करोड़ की क्या बोलता है इसको सहायता राशि प्रदान करनी है, यानी आवंटन किया गया इतने रुपये को पीएम आवास शहरी योजना 2.0 को सरकार 2.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए उसके विकास के लिए। कोई दिक्कत? तो 2 पॉइंट हम लोग याद रखना है कि शहरी विकास में 14 वैसे शहरों का विकास करना है जिसकी जनसंख्या लगभग 30 लाख से ज्यादा हो। और दूसरी बात यह है कि पीएम आवास शहरी योजना 2.0 के अंतर्गत सरकार 2.2 लाख करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित की है। हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार, इसमें थोड़ा बहुत सारा चीज हम लोग को याद रखना अच्छे से। ऊर्जा सुरक्षा एनर्जी सिक्योरिटी में सरकार बोल रही है कि 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली देना है। 1 करोड़ घरों को क्या करना है, मुफ्त बिजली देना है। उसके बाद 300 यूनिट तक भी मुफ्त बिजली देनी है। उसके बाद प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना, ये सरकार की योजना है, क्या नाम उसका, पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के अंतर्गत अंतरिम बजट में इसकी शुरुआत की गई थी। सवाल पूछेगा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना की शुरुआत कब की गई, तो अंतरिम बजट में 2024 में की गई है। उसके बाद बोला कि एनटीपीसी और जो भेल है ये दोनों के कंबाइंड ज्वाइंट से सरकार 800 मेगा यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी।
कौन कैसा मेगा? थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? फिर समझिएगा कि ऊर्जा सुरक्षा के अंतर्गत सरकार 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली देगी और 300 यूनिट तक बिजली फिर से मुफ्त देगी। बोला है कि पीएम जो सूर्य घर मुफ्त योजना है, सूर्य घर मुफ्त योजना जो है उसकी शुरुआत अंतरिम बजट के दौरान हम लोग किए थे। और बोला है कि एनटीपीसी और वेल के दोनों कंबाइंड ज्वाइंट से 800 मेगा यूनिट थर्मल पावर प्लांट लगाएगी, जिससे 800 यूनिट तक का बिजली उत्पादन किया जा सके। हो गया। उसके बाद याद रखना है, पूछे कितने मेगा यूनिट का? 800 मेगा यूनिट। किसके किसके कम मतलब ज्वाइंट से? तो एनटीपीसी और भेल। ठीक है। उसके बाद करेंगे अवसंरचना एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में बात की जा रही है, तो ये क्या है? इकाई दाही से 11 लाख देखिए अमाउंट भी कैसे दिया है। 11,11,111 लाख करोड़ रुपए, यानी टोटल जीडीपी का 3.4%। सवाल पूछेगा कि जो अवसंरचना पे सरकार अपने जीडीपी का कितना पैसा खर्च कर रही है, तो 3.4%। अगर अमाउंट में पूछ रहा है तो 11,11,111 रुपये, 1100 लाख करोड़ रुपए। लाख करोड़ तो लगेगा ही लगेगा साथ में। और बोला है कि सिंचाई एवं बाढ़ के लिए जो 3 राज्यों को सरकार रखी है टारगेट पर, असम है, सिक्किम है और उत्तराखंड। यहाँ पर सिंचाई का भी व्यवस्था करना और बाढ़ से कैसे बचा जा सके इसके बारे में बात करी सरकार। उसके बाद आंध्र प्रदेश, एचपी है, आंध्र प्रदेश सॉरी हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास में सहायता, यानी जो बार बार हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होते रहता है, सूखा पड़ जाता है, पहाड़ गिर जाता है, उसका कैसे फिर से पुनर्निर्माण किया जाए, फिर उसको कैसे पुनर्वास बनाया जाए, तो इसमें सहायता सरकार कर रही है कंटिन्यू। इसके लिए सरकार अलग से रुपये को आवंटन की है, इतना पैसा इसीलिए दी है और संरचना के विकास के लिए है। और दूसरा कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी जोड़ परियोजना जो है, नदी जोड़ परियोजना, इसके अंतर्गत सरकार 11,500 करोड़ रुपया इस पे भी इन्वेस्ट किए, आवंटित किए पैसे को। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना के अंतर्गत। तो अवसंरचना में अगर बात करेगी सरकार, टोटल अवसंरचना में, तो 11,11,111 रुपये खर्च कर रही है, यानी टोटल जीडीपी का 3.4%। उसके बाद सिंचाई और बाढ़ के लिए 3 राज्य देखेंगे, 3 राज्य स्पेशली मेंशन है। उस 3 राज्यों को हम लोग याद रखना, असम, सिक्किम और उत्तराखंड। और फिर अलग से फिर हिमाचल प्रदेश के बारे में सरकार बात की, तो 4 राज्य यहाँ पर हो गया। और पूर्वोदय योजना में 5 राज्य, तो 9 राज्यों को हम लोग याद रखना किसमें क्या है।
हो गया। देखिए इसमें दो हम लोग यहाँ पे नहीं अगले पीढ़ी में सुधार का, तो उसको हम लोग देख लेंगे। पीडीएफ कट गया था तो उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। इसको एक पेज छोड़ देकर लिखेंगे, अगले बार से एक पेज छोड़ के लिखेंगे बिहार के बजट। तो यहाँ पे देखेंगे बिहार का जो टोटल बजट है, बिहार का टोटल बजट वो है 2.78 लाख करोड़ रुपये। 2.78 लाख करोड़ रुपये में जो रिवेन्यू रिसिप्ट है सरकार की वो है 2.78, और जो कैपिटल रिसिप्ट वो है 52,000, यानी थोड़ा कम हो गया, इसमें थोड़ा घटाएंगे, इस अमाउंट गलत लिखा गया यहाँ पे। एक बार इतना समझेंगे, इसको हटा देते हैं पूरा। यहाँ समझेंगे कि बिहार का जो टोटल बजट है वो है 2.78 लाख करोड़ रुपये। पिछले बार 2023-24 का जो बजट था बिहार का वो था 2.61 लाख करोड़ रुपये। तो दोनों में अंतर कितना का आएगा, तो 16,840। सवाल पूछेगा कि पिछले बार से इस बार के बजट में कितने का अंतर है पैसा का, तो 16,840 करोड़ रुपये। तो वर्तमान का बजट बिहार का कितना है, 2.78 लाख करोड़। पिछले बार कितना था, 2.61 लाख करोड़। दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर है 16,840 करोड़ रुपये। इसको लिख लेंगे, ई वाला नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखना, ई वाला लिखेंगे बस। हो गया। अभी इतना हो गया, हम लोग बात करेंगे इधर। अब देखिए सरकार का तो बजट उतना है, उस बजट में सरकार अपने पैसे को कहाँ कहाँ खर्च कर रही है। तो सरकार के जो खर्च होते हैं दो होगा, एक तो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि सरकार के वैसे खर्चे जो वेस्ट ऑफ मनी है एक प्रकार से, जैसे किसी को पेंशन देना है, वेतन देना है, लोन माफ करना है, सब्सिडी देना है। और कैपिटल रिसिप्ट का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि सरकार उस राज्य के विकास के लिए पैसे खर्च कर रही है, ठीक है ना। तो यही बात कर रहा है कि सरकार का जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वह टोटल 2.25 लाख करोड़ रुपये है, और सरकार की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मात्र 53,000 करोड़ रुपये है। और यही देश के लिए खतरा है, देश नहीं राज्य के लिए खतरा है, कि जिस राज्य में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो तो वहां के लिए बहुत ही खतरा है। अगर ये उल्टा होता, ये यहां पर होता और ये यहां पे होता, तो समझिए कि देश के लिए या राज्य के लिए बहुत ही सही बात मानी जाती थी। लेकिन अभी जो वर्तमान में उल्टा हो गया है, तो सरकार अननेसेसरी पैसे ज्यादा खर्च कर रही है, और जिस पे सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए उस पर कम कर रही है। तो हम लोग को पढ़ना है कि सरकार अगर जो एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो सरकार रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना कर रही है, 2.25 लाख करोड़ रुपये, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रही है, 53,000 करोड़ रुपये। कोई दिक्कत। उसके बाद सरकार जो सोशल सर्विसेज हैं, जो सोशल सर्विसेज हैं, जो सामाजिक सेवाएं हैं, उस पर सरकार अपने टोटल बजट का लगभग 40% पैसा इस पे खर्च कर रही है। जो जनरल सर्विसेज हैं, जनरल सर्विसेज, उस पर सरकार लगभग 30% पैसे खर्च कर रही है। 30% याद नहीं होता, यहाँ एग्जैक्ट डाटा ही है 29.95%। और जो सरकार इकोनॉमिक्स सर्विसेज है यानी आर्थिक सेवाएं हैं, उस पर सरकार मात्र लगभग 23% पैसे खर्च कर रही है। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे जो सरकार पैसे, जो सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, इस टोटल एक्सपेंडिचर को 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, सोशल सर्विसेज, जनरल सर्विसेज और इकोनॉमिक सर्विसेज। सोशल सर्विसेज पे सरकार 40% खर्च कर रही है, जनरल सर्विसेज पे
सरकार 30% खर्च कर रही है और इकोनॉमिक सर्विसेज पे सरकार 22.68% खर्च कर रही है। इस बात को समझ पा रहे हैं तो इसको लिखते चलेंगे। बहुत अंधेरा हो गया, बारिश हो रही है क्या? मौसम ठंडा है ना? एसी बढ़ा देता हूँ, तबीयत खराब हो जाएगी। दाना नाम है इसका, इस बार वाला। कहाँ से आ रही है? पूछेगा तो बे ऑफ बंगाल याद रखना है, बे ऑफ बंगाल से। ठीक है ना? जैसे जो भारत में जो मानसून है, मानसून के दो प्रकार हैं। एक अरब सागर से आती है, एक बे ऑफ बंगाल से आती है। यानी जो नॉर्थ वेस्टर्न मानसून है उसके दो शाखाएं हैं, एक बे ऑफ बंगाल से आती है और एक अरब सागर से आती है। तो जो बे ऑफ बंगाल से आती है ना, वो सीधे जाती है ऊपर। ठीक है ना? जो म्यांमार है, वहाँ के रकास पर्वत है, वहाँ से टकराती है, फिर वो घुसती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, भारत में। समझ में आ रहा है? वहाँ पे सबसे बारिश वही करती है, जो मौसीराम जो जगह है वहाँ पर वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल वाले शाखा से बारिश सबसे ज्यादा होती है। और जो अरब सागर वाला जो शाखा है वह घुसती है केरला के तट से, घुसती है। और वह अंदर जाते जाते उसकी इंटेंसिटी इतना ना कम हो जाती है कि बारिश बीच में कम होता है भारत में। केरला में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना? और बीच में बहुत कम होगा, फिर लौटते हुए मानसून जो होगा वो फिर करवाएगी तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश, जो ठंडा में होता है, बाढ़ आता है ठंडा में तमिलनाडु में, कोरोमंडल तट पे। ठीक है ना? देखते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सरकार के जो पैसे हैं, जितने पैसे हैं, उस सरकार को जैसे टोटल 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट है सरकार को। तो सरकार के जो भी पैसे मिलते हैं वो पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पैसे जो सरकार को मिलती है वो केंद्रीय करों में, यानी सेंट्रल जो टैक्स है उसमें राज्यों की हिस्सेदारी में सरकार को, बिहार सरकार को लगभग 40%। ओवरऑल अगर राउंड फिगर में याद रखेंगे तो 40%, अगर ऐसे याद रखेंगे 40.52%। लेकिन मैं बोलूंगा ये याद रखने के लिए, क्योंकि बिहार का एग्जाम एग्जैक्ट पूछ रहा है चीजों को। तो 40.52%। ठीक है। दूसरा, जो टैक्स से पैसे सरकार को मिलते हैं, टैक्स का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के बारे में बात की जा रही है। तो जो सरकार को टैक्स से पैसे मिलते हैं वो लगभग 19.5% पैसे मिल रहे हैं, 19.47%, 19.47%। उसके बाद सहायता अनुदान है, जो सब्सिडीज है, वो सरकार को मिल रही है 18.70% बिहार सरकार को। और जो पब्लिक लोन है, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं, वो मिल रही है सरकार को 18.53%। ठीक है। तो सरकार को पैसे, अगर पूछेगा कि सरकार को सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से आते हैं, तो केंद्र करों में राज्यों की हिस्सेदारी में लगभग 40% है। अगर एग्जैक्ट डाटा पूछेगा 40.52% है। उसके बाद सरकार को टैक्स से पैसे मिले 19%, 19.5% के आसपास में है। उसके बाद सहायता अनुदान में सरकार को लगभग 18.70% मिल रहे हैं। और पब्लिक लोन में सरकार को 18.53% पैसे मिल रहे हैं। लिख लेंगे इसको।
हो गया। अब यहाँ पे बोला कि सरकार को जो पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, तो फिर सरकार अपने पैसों को कहाँ कहाँ देती है, खर्च कहाँ कहाँ करती है। अब उसके बारे में बात किया जाए तो अच्छा पहले ये देखते हैं कि सरकार जो विभिन्न विभागों पे जो खर्च की है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा जो सरकार खर्च की है वो की है शिक्षा विभाग पे। कहाँ पे खर्च कर रही है सरकार? सबसे ज्यादा पैसा सरकार शिक्षा विभाग पे खर्च की है। लगभग कितना? तो बिहार सरकार सबसे ज्यादा पैसे खर्च करी वो कर रही है शिक्षा विभाग पर। कितना? 52,339 करोड़, सॉरी 52,639 करोड़। यानी अगर टोटल खर्च के बारे में बात किया जाए उसमें से लगभग 18.89%, 18.89%। उसके बाद सरकार खर्च करिए स्वास्थ्य विभाग पे, हेल्थ डिपार्टमेंट पे। कितना पैसे? लगभग 14,932 करोड़, लगभग 14,932 करोड़ रुपये खर्च कर रही है बिहार सरकार। कितना? 5.36%। उसके बाद सरकार ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट में सरकार पैसे खर्च कर रही है। कितना? 14,296 रुपीज। कितना? 5.13%, 5.13%। तो अगर पैसा विभिन्न विभागों पे जो डिपार्टमेंटल जो एक्सपेंडिचर है सरकार के, अगर उस पर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा सरकार शिक्षा विभाग पे कर रही है। लगभग 19% पैसे अपने पूरे जीडीपी का टोटल पैसे इस पे खर्च कर रही है सरकार। स्वास्थ्य विभाग पे सरकार जो पैसे खर्च कर रही है वो लगभग 5% है, 14,932 करोड़ रुपये। और ग्रामीण विकास के बारे में बात किया जाए तो 14,296 रुपये, लगभग 5.13%। कोई दिक्कत? लिखिए इसको। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा। हो तो रहा है। टीचर टीचर की बहाली हो रही है। टीचर टीचर एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हैं। हाँ, अब इस बार बोला है कि हिंदी के पेपर इस बार यूपीएससी लेवल का आएगा। बोला कि भाई पढ़ के आओ, वैसे बिना पढ़े नहीं आना है। तो हिंदी तो काउंट अभी भी नहीं करेगा, लेकिन भाई जो पासिंग मार्क भी तो पास करना होगा ना। हाँ, तो 9 नंबर चाहिए भी। 9 में ये तो सेटिंग हो गया होगा, 1 नंबर हो गया ये। अब देखिए, बोला है कि सरकार का जो टोटल जीएसडीपी है, जीएसडीपी का मतलब जो राज्य राज्य का जीडीपी होता है उसको जीएसडीपी बोलते हैं। तो टोटल सरकार का जो टोटल जीएसडीपी है उसका 2.98% वो क्या है? फिजिकल डेफिसिट है। यानी बिहार सरकार का बोले कि फिजिकल डेफिसिट कितना है, तो 2.98%। टोटल जीडीपी का 2.98% टोटल फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट अगर अमाउंट में पूछ दिया तो 29,000 करोड़, 29,000 करोड़ रुपया और फिजिकल डेफिसिट है भारत बिहार में। टोटल जीएसडीपी का जो ग्रोथ रेट है भारत का, बिहार का, वो 15.5% या टारगेट रखा गया। याद रखेंगे, बिहार का जो टारगेट है जीडीपी का वो रखा गया है 15.5% टारगेट है। वर्तमान में कितना है उसका? तो वर्तमान में लगभग 11% के आसपास में है, देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो रियल जीडीपी है, ये पता है ना कि रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है ना। तो रियल जीडीपी जिसको हम लोग बेस प्राइस पर निकालते हैं, 2011 बेस प्राइस बोलिए, बेस ईयर बोल दीजिए, 2011-12, उसका 2022-23 में जो ग्रोथ रेट था रियल जीडीपी वो था 10.64%, 10.64%। और यहाँ पे देखेंगे जीडीपी ग्रोथ में बिहार टॉप पे है पूरे भारत में। यानी बिहार का जो जीडीपी ग्रोथ है वो है लगभग 10.5%, 10.64%। कोई दिक्कत? 10.64%।
6.64%। उस टोटल भारत में बिहार टॉप पे है, फर्स्ट रैंक पे है इतने के साथ। सेकंड पे असम है, असम में कितना 10.2%, और थर्ड पे दिल्ली है 9.2%। यहाँ पे लिखेंगे इसको, यानी रियल जीडीपी का, हाँ लिखिए आराम से लिखिए, टेंशन नहीं लेना है। आप नहीं लिख रहे हैं जी? नहीं लिख रहे हैं? अरे तो बोलिए, शर्मा क्यों रहे हैं? मैं कौन सा आपका, हो गया? ना ना ना, 5 मिनट। नहीं भागा नहीं हूँ मैं, बीच बीच में बता रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, भागूंगा नहीं मैं। लगता है ऑनलाइन लोगों को भाग गया। हाँ तो सबका बेस ईयर है। भारत है या बिहार, कोई भी राज्य हो या भारत हो, सबका बेस ईयर 2011-12 है जीडीपी का। हो गया? आगे चलें, बढ़ा दें ना? अब देखिए ये लास्ट है, और बिहार सरकार के जो सतत निश्चय योजना है 2, यानी बिहार के जो सतत बोल रहा हूँ, बिहार के जो 7 निश्चय योजना है, 1 है और 2 है। तो 2 पे, उसके विकास पे सरकार लगभग 5,040 करोड़, 5,040 करोड़ रुपए आवंटित की है। ठीक है ना? ये टोटल बिहार का बजट है। हम लोग सर्वे में भी अभी देखेंगे बिहार और भारत का सर्वे, हम टोटल दोनों कल देखेंगे, कल की क्लास में दोनों सर्वे देखेंगे तो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो बाकी रहेगा, हाँ सर्वे बजट दोनों अंतर है। बजट का मतलब होता है कि बजट इस साल के और अगले साल के बारे में बात करता है, और सर्वे आता है कि पिछले साल जो आपने टारगेट रखा था अगले साल के लिए, आपने कितना अचीव किया, कितना अचीव नहीं किया उस साल। एक प्रकार से बजट है कि आपको बताता है, और सर्वे आपकी औकात दिखाता है कि भाई आपने जो सरकार टारगेट रखा था, क्या आपने टारगेट को अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, उसके बारे में बात करता है। कोई डाउट किसी को समझने में? डाउट है किसी को? नहीं है ना?